हेलो एवरीवन। इंडियन एग्रीकोर्स चैनल में मैं डॉक्टर बबली आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड एवापोट्रांसपिरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि एवापोरेशन प्रोसेस क्या होती है। एवापोरेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मैटर की जो स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, वो वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी वाटर बॉडीज होती हैं, जो ओपन उनका सरफेस होता है या फिर ओपन सोयल सरफेस है, वहां से जो वाटर लिक्विड फॉर्म में, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके कहाँ पे चला जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवापोरेशन। लेकिन जो सेकंड प्रोसेस है वो है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन किया जाता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ट्रांसपिरेशन करते हैं अपने स्टोमेटास के थ्रू, लेंटिकुलर के थ्रू, और जो उनकी बार्क होती है, छाल होती है, उनके थ्रू वो ट्रांसपिरेशन करते हैं। मींस वो भी लिक्विड फॉर्म से वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर एटमॉस्फेयर के अंदर वो वाटर वेपर चले जाते हैं। ऐसे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस टेक प्लेस करती है। नेक्स्ट प्रोसेस है एवपोट्रांसपिरेशन। इसमें दोनों प्रोसेस होंगी, एवपोरेशन भी प्लस ट्रांसपिरेशन। मेन बात ये आती है कि ये प्रोसेस होती कहाँ है। देखो, एवपोरेशन जो प्रोसेस होती है वो बिल्कुल ओपन सरफेस पे होती है, लेकिन जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो बाय द प्लांट्स होती है। लेकिन जो एवपोट्रांसपिरेशन प्रोसेस है ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे ये वहां पे होती है जहां पे फील्ड एरिया होता है, वहां पे प्लांट्स भी होते हैं और ओपन सरफेस भी होता है। तो ओपन सरफेस पे से होता है एवापोरेशन और प्लांट करते हैं ट्रांसपिरेशन। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो वेपर की लेयर है, बाय एवापोरेशन एंड बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, वहां पे एवापोरेशन से कितना वेपर हुआ, वेपर आए हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू कितने उस लेयर में वेपर्स आए हैं, उनको सेपरेटली मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो उस को मेजर करने के लिए, एवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन रेट को मेजर करने के लिए एक कॉमन टर्म रखी गई जिसका नाम दिया गया एवपो ट्रांसपिरेशन। तो आज के जो सेशन है उसमें हम बात करने वाले हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इन तीनों प्रोसेस को। फर्स्ट जो हमारी प्रोसेस है वो है एवापोरेशन। एवापोरेशन को मेनली जो कैपिटल ई है उससे डिनोट किया जाता है। इसको अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। ठीक है ना, क्या है जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। जो फर्स्ट फैक्टर है वो है टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर है सरफेस एरिया, जो वाटर सरफेस बॉडी है ये है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर एंड फोर्थ वन है विंड स्पीड एंड फिफ्थ वन है शेप एंड साइज ऑफ वाटर बॉडी। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट आता है, जैसे अगर हाई टेम्परेचर है और ओपन सरफेस एरिया है, तो हाई टेम्परेचर की वजह से जो सरफेस, अपर सरफेस है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये वाटर वेपर बन के एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाएंगे। तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो रिलेशनशिप है एवापोरेशन के साथ वो है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा एवापोरेशन होगा, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही एवापोरेशन रेट कम होगा। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या है, हम एग्जांपल लेंगे, जैसे हम क्या है धूप के अंदर कपड़े सुखाते हैं। अगर हमने जो कपड़े हैं वो बिल्कुल इकट्ठा करके सुखाए हैं तो वो धीरे धीरे सूखेंगे, उनका जो एवापोरेशन रेट है वो बहुत ही कम होगा क्योंकि सरफेस एरिया कम है। अगर जैसे ये हमने सुखा रखे हैं, इनका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। अगर हम इसको क्लोथ को हम अगर फोल्ड कर देते हैं तो इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसमें से एवापोरेशन रेट क्या होगा, कम होगा। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जिस भी बॉडी का, उससे एवापोरेशन रेट
ज्यादा होगा। तो ये भी जो प्रोसेस है सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इवेपोरेशन के। नेक्स्ट बात आती है ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। एटमॉस्फेयर के अंदर कितने वाटर के वेपर प्रेजेंट्स हैं। अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी है, जैसे रेनी सीजन होता है, इस टाइम पे मॉनसून सीजन है, तो मॉनसून टाइम पे ज्यादा रेनफॉल होती है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स आपको ज्यादा मिलेंगे। अगर वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू प्लांट सरफेस, तो क्या होगा, जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो स्लो होगी। जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो स्लो होगी। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, मान लीजिए ये क्या है, ये प्लांट है और यहाँ पे ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, इन दोनों के बीच में अगर वेपर का ज्यादा डिफरेंस है तो डिफ्यूजन रेट क्या होगा, ज्यादा होगा इवेपोरेशन का। समझ गए। अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इट मींस वाटर के वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर कम है, तो ज्यादा जो वाटर का मूवमेंट है वो एटमॉस्फेयर की साइड होगा, तो उससे इवेपोरेशन रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे आप प्लांट कंसीडर ना करके आप जो ओपन वाटर बॉडीज हैं उनको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कंसीडर करोगे। नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं वो करेंगे विंड स्पीड की। देखो जो ह्यूमिडिटी का रिलेशनशिप है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/E। 1/E मीन्स अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन रेट ज्यादा होगा। ठीक है। फिर बात आती है विंड स्पीड की। जो विंड स्पीड है वो क्या करती है, जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है उनका मूवमेंट करवाती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जैसे ही जो वाटर बॉडी होती है, जैसे ये वाटर बॉडी है, यहाँ से वाटर वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर अगर जाएंगे तो यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी। लेकिन अगर विंड की स्पीड ज्यादा है तो ये यहाँ से फिर इस जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे वाटर वेपर फिर से कम हो जाएंगे। अगर फिर यहाँ पे फिर वाटर वेपर कम हो गए तो फिर और ज्यादा वाटर वेपर एवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे आ जाएंगे। तो मींस अगर विंड स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा एवापोरेशन रेट होगा, अगर विंड स्पीड कम है तो वाटर का एवापोरेशन रेट कम होगा उस वाटर बॉडीज का। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एवापोरेशन के। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है शेप एंड साइज ऑफ वाटर बॉडी। जो भी वाटर बॉडी है उस किस शेप में है, कन्वेक्स में है या कनकेव में है, या फिर साइज मींस बड़ा साइज है या स्मॉल साइज है, मींस समर सीजन है या फिर विंटर सीजन है, ये सब प्रोसेस भी एवापोरेशन को अफेक्ट करती हैं। अगर कन्वेक्स शेप है, अगर कन्वेक्स शेप है वाटर बॉडी की, तो वहां से एवापोरेशन रेट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू कनकेव शेप। फिर अगर हम बात करते हैं डीप वाटर बॉडी एंड सैलो वाटर बॉडी, जैसे समर सीजन है, समर सीजन एंड विंटर सीजन, तो इस टाइम पे क्या होगा, जैसे डीप वाटर बॉडी है और एक क्या है, सैलो वाटर बॉडी है। तो समर सीजन पे जो सैलो वाटर बॉडी है वो जल्दी हीट हो जाएगी, जल्दी गर्म हो जाएगी इन कंपैरिजन टू डीप वाटर बॉडी। डीप वाटर बॉडी अपने अंदर जितनी भी हीट होती है वो स्टोर कर लेती है, तो समर सीजन में एवापोरेशन रेट सेलो जो वाटर बॉडी है उनसे ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू डीप वाटर बॉडी। लेकिन विंटर टाइम पे ये क्या होगा, एकदम ये प्रोसेस उलट जाएगी, क्योंकि जो डीप वाटर बॉडी है वो समर टाइम पे ज्यादा हीट अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं, और जो सैलो वाटर बॉडी है वो अपने अंदर कम हीट स्टोर कर पाती हैं। तो विंटर के टाइम पे जो हीट है सैलो वाटर जो बॉडी की वो कम हो जाती है, तो इसकी वजह से इसका जो एवापोरेशन रेट है सैलो वाटर बॉडी का वो कम हो जाता है। लेकिन जो डीप वाटर बॉडी है उसका डीपर लेयर का जो पानी है वो अभी क्या है, गर्म है। क्योंकि आपने कभी भी एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे समुद्र होता है, समुद्र की ऊपरली जो लेयर है, अपर लेयर है, वो फ्रिज हो जाती है, लेकिन जो डीपर लेयर है वो कभी फ्रिज नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। वो समर टाइम पे जितनी भी हीट उसने डीपर लेयर ने स्टोर करके
रखी है वो डीपर लेयर का टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। तो विंटर टाइम पे जो डीप वाटर बॉडीज होती हैं उसमें से ज्यादा एवापोरेशन होता है इन कंपैरिजन टू शैलो वाटर बॉडी। अब हम बात करेंगे ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मेनली होती है, ये प्रोसेस किसमें होती है, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वहां से ट्रांसपीरेशन होता है और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। जो ट्रांसपीरेशन है जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, जो लास्ट सेशन था उसमें डिस्कस किया था हमने कि जो लीफ है, लीफ के अंदर स्टोमेटाज होते हैं अपर लेयर पे और जो लोअर सरफेस है वहां पे स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं और वहां से ट्रांसपीरेशन होता है। कुछ ट्रांसपीरेशन जो स्टेम होती है, ग्रीन स्टेम होती है, वहां पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वहां से भी ट्रांसपीरेशन होता है। लेंटिसेल्स भी ट्रांसपीरेशन करती हैं। तो ट्रांसपीरेशन 3 या 4 ऐसे जो इसके अंदर फैक्टर हैं जिनसे ट्रांसपीरेशन होता है। तो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करने वाले भी कुछ फैक्टर हैं, जैसे इंटरनल फैक्टर हैं और साथ के साथ क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर हैं। जो इंटरनल फैक्टर हैं, इंटरनल फैक्टर में आप जितने भी वेदर पैरामीटर्स हैं उनको इंक्लूड कर सकते हो। जैसे सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है लाइट, मींस सन से जो रेडिएशन आती है वो डायरेक्ट प्लांट की लीफ पे आती है और प्लांट उन जो लीफ हैं वो उस रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेती हैं, जिसकी वजह से प्लांट का जो एटमॉस्फेयर है, जो प्लांट की जो लीफ है, जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है और जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वहां का भी टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर वेपर हैं इस लेयर में वो कम हो जाते हैं। और जैसे ही वाटर वेपर यहाँ पे कम होंगे और प्लांट की जो लीफ है उसमें वाटर ज्यादा अमाउंट में होगा तो एक डिफ्यूजन प्रोसेस है वो ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा। तो वाटर की लीफ से जो वाटर वेपर है, जो प्लांट की लीफ है वहां से वाटर वेपर कहाँ पे चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, अगर हाई टेम्परेचर है तो। अगर टेम्परेचर लो है तो ट्रांसपीरेशन रेट भी कम होगा। फिर बात करते हैं हम ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो प्लांट का जो सरफेस है, जो लीफ का सरफेस है उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है लिक्विड फॉर्म में और जो उसकी एटमॉस्फेयर की अपर लेयर है वहां पे भी ज्यादा अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो जो प्रेशर ग्रेडियंट है, जो डिफ्यूजन है वो कम है, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन रेट कम होगा। तो हाई ह्यूमिडिटी जब कंडीशन होती है तो ट्रांसपीरेशन रेट कम हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा मॉर्निंग टाइम पे जो प्लांट की लीफ होती है वहां पे आपको ड्रॉपलेट्स मिलती हैं। वो ड्रॉपलेट्स इसलिए ही होती हैं कि जैसे ट्रांसपीरेशन ह्यूमिडिटी उस टाइम पे ज्यादा होती है मॉर्निंग में और जो डिफरेंस है, प्रेशर का जो डिफरेंस है प्लांट की लीफ में और एटमॉस्फेयर के बीच में वो बहुत ही कम है। तो वो ड्रॉपलेट लीफ की सरफेस पे ही आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर है तो आपको प्लांट की लीफ पे कोई भी ड्रॉपलेट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं विंड स्पीड की। ऐसे ही सेम जैसे एवापोरेशन प्रोसेस में हुआ था, अगर विंड स्पीड ज्यादा है तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस उन वाटर वेपर्स को क्या कर देती है, शिफ्ट कर देती है। अगर विंड की स्पीड ज्यादा है तो ट्रांसपीरेशन रेट ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। अगर विंड स्पीड कम है, विंड स्पीड कम होगी तो वाटर वेपर इसी लेयर में बने रहेंगे और इसकी वजह से जो ट्रांसपीरेशन रेट है वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है इंटरनल फैक्टर्स का भी, मींस जो नंबर ऑफ स्टोमेटास हैं, जो नंबर ऑफ स्टोमेटास हैं, जो नंबर ऑफ स्टोमेटास जिस भी प्लांट में ज्यादा है, अगर अपर सरफेस पे ज्यादा है या लोअर सरफेस पे ज्यादा है तो ट्रांसपीरेशन रेट ज्यादा होगा। इसमें कंसिडर हम करेंगे जो ओपन स्टोमेटा है। अगर किसी प्लांट में ओपन स्टोमेटा ज्यादा होंगे और वो भी डे टाइम पे तो उसमें से ट्रांसपीरेशन रेट बहुत ही ज्यादा होगा। फिर बात करते हैं हम कैनोपी स्ट्रक्चर की। कैनोपी स्ट्रक्चर में क्या है, अगर किसी प्लांट की लीफ बहुत ही चौड़ी है, ब्रॉड लीफ अगर प्लांट है
कैनोपी बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, उतना ही ट्रांसपीरेशन रेट होगा, क्योंकि जो सोलर रेडिएशन है उसका भी इफेक्ट आएगा, टेम्परेचर का भी ज्यादा इफेक्ट आएगा इन कंपैरिजन टू जिस प्लांट की जो कैनोपी है अगर कम होती है तो। फिर हम बात करते हैं वाटर स्टेटस की, जो प्लांट के अंदर वाटर स्टेटस है। अगर प्लांट का वाटर जो लीफ है, लीफ की अगर वाटर स्टेटस अच्छा है, टर्जिड एकदम प्लांट है, लीफ टर्जिड है, तो ट्रांसपिरेशन रेट का के जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं। अगर प्लांट खुद ही सूखा हुआ है, ड्राई कंडीशन में है, तो उस टाइम पे ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाता है। वो कम क्यों होता है, क्योंकि जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं, और जैसे ही स्टोमेटा क्लोज होंगे तो ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस नहीं करेगा। फिर हम बात करते हैं स्टोमेटा की पोजीशन की, कि स्टोमेटा लीफ के अपर सरफेस पे है या फिर लोअर सरफेस पे। अगर अपर सरफेस पे है तो ज्यादा रेडिएशन क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। अगर लोअर सरफेस है तो ये कम रेडिएशन क्या करेगा, अब्जॉर्ब करता है। एक मेन बात ये भी होती है, अगर अपर सरफेस पे अगर होता है स्टोमेटा तो ज्यादा रेडिएशन आती है, इसको हीट करेंगी तो ये जल्दी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन जो लोअर सरफेस के स्टोमेटा हैं इन पे डायरेक्ट हीट नहीं आती है तो ये लॉन्गर टाइम तक ओपन रहते हैं, तो ऐसे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है। आगे हम बात करेंगे एओपोट्रांसपिरेशन की, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ईटी से। ये इस देखो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो एओपोट्रांसपिरेशन का। जैसे आपको यहाँ पे राइस के जो प्लांट्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, साथ में जो ओपन एरिया है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ से हम सेपरेटली मेजर नहीं कर पाते एओपोरेशन को और ट्रांसपिरेशन को, इसलिए जो फील्ड कंडीशन है उससे हम एओपोट्रांसपिरेशन ही मेजर करते हैं। एपोट्रांसपिरेशन को जो मेजरमेंट किया जाता है मेनली एमएम में किया जाता है, जिसको हम मिलीमीटर बोलते हैं, और एमएम पर डे पर आवर पर यूनिट टाइम हम उसको मेजर करते हैं। जो एपोट्रांसपिरेशन है वो मेनली दो टाइप का होता है, एक एक्चुअल एपोट्रांसपिरेशन, दूसरा है पोटेंशियल एपोट्रांसपिरेशन। पोटेंशियल एपोट्रांसपिरेशन कब होता है, जब क्या है हमने फ्लड जो इरिगेशन मेथड है उससे इरिगेशन दी है और वाटर से जो फील्ड है वो एकदम लबालब भरा हुआ है, पानी की कोई भी कमी नहीं है, तो उस टाइम पे मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन, मैक्सिमम एवपोरेशन होगा, और जिसकी वजह से हम बोलेंगे पोटेंशियल एवपोट्रांसपिरेशन, मींस मैक्सिमम एवपोट्रांसपिरेशन हमें वहां पे मिलेगा। एक्चुअल एवपोट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जो नॉर्मल फील्ड कंडीशन होती है वहां पे जो एवपोरेशन और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है, एक्चुअली में कितना जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वहां पे एवपोट्रांसपिरेशन कितना होता है, उसको हम बोलते हैं एक्चुअली में एवपोट्रांसपिरेशन टाइम। नेक्स्ट है कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एवपोट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट करते हैं। जो फर्स्ट फैक्टर है वो है वेदर फैक्टर। वेदर फैक्टर में क्या होगा, लाइट आप कंसीडर कर सकते हो, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। अगर लाइट ज्यादा है तो एयरपोर्ट ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा है तो भी एयरपोर्ट ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ज्यादा होगी। लेकिन अगर ह्यूमिड कंडीशन ज्यादा है, ज्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी है, वाटर वेपर्स ज्यादा हैं, तो उस टाइम पे एयरपोर्ट ट्रांसपिरेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगी, उसका रेट कम हो जाएगा। लेकिन अगर विंड स्पीड कम है तो भी एयरपोर्ट ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। अगर हाई विंड स्पीड है, अगर तेज हवा चलती है तो भी एयरपोर्ट ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक की। क्रॉप के जो फैक्टर होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो भी एवपोट्रांसपिरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। मेनली जो फैक्टर है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है, वो है किस टाइप की क्रॉप है, मींस अगर चौड़ी पत्ती वाली क्रॉप है या फिर नैरो लीफ वाली कोई भी क्रॉप है तो उससे भी एवपोट्रांसपिरेशन प्रोसेस पे इफेक्ट आता है।
जो ओपन एरिया है यहाँ से ऑपरेशन होगा और ये जो चौड़े वाली लीव्स हैं ये ज्यादा ट्रांसपिरेशन करेंगी इन कंपैरिजन टू नैरो लीव्स। नेक्स्ट बात आती है वेराइटी की। वेराइटी में डिफरेंस होता है कि टाल वेराइटी है, मीडियम वेराइटी है या फिर स्मॉल वेराइटी है, ड्वार्फ वेराइटी है। अगर जितनी भी ड्वार्फ वेराइटी होगी उससे ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा, लेकिन अगर क्या है कोई भी टॉल वेराइटी है वो ज्यादा रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगी और ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होगा। अगर ऐसी कंडीशन है कि कोई लीफ ब्रॉड लीफ है और पूरे एरिया को कवर कर लेती है, ओपन सरफेस नहीं छोड़ती जैसे इस क्रॉप में है, तो भी जो एवोपोरेशन रेट है वो कम हो जाता है, लेकिन ट्रांसपिरेशन रेट इस कंडीशन में ज्यादा हो जाता है। फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंट स्टेज की। डेवलपमेंट स्टेज क्या होती है कि जैसे ही हम बिजाई करते हैं तो बिजाई के टाइम पे कोई भी जो प्लांट है वो सरफेस पे नहीं होता क्योंकि उगता ही नहीं है, लेकिन अब 10 या 15 दिन के बाद जर्मिनेशन हो जाता है, प्लांट थोड़ा सा ऊपर आता है, फिर सीडलिंग स्टेज पे आता है, टिलिंग स्टेज पे आता है और फिर ऐसे ऐसे करके मैच्योरिटी तक पहुंच जाता है। तो ये डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेज है। जो इनिशियल स्टेज होती है, जिस स्टेज पे जो प्लांट वो छोटा होता है तो उसमें से ट्रांसपिरेशन रेट कम होता है और जो ओपन सरफेस एरिया है वो भी ज्यादा होता है। अगर स्टेज जो क्रॉप की वो बड़ी होती है, अगर बाद में अगर जैसे हम मान सकते हैं कि टिलरिंग स्टेज है, वेजिटेटिव स्टेज है या फ्लावरिंग स्टेज है, उस स्टेज पे पूरा का पूरा जो फील्ड का एरिया है वो क्रॉप कवर कर जाती है और क्रॉप करने से ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाता है और एवपोरेशन रेट कम हो जाता है। तो ऐसे ये जो डेवलपमेंट स्टेज है वो जो एवपो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है उसको अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन से ऐसी मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जो एयरपोर्ट ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करती है। इसमें है टिलेज। टिलेज की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप की जो टिलेज है वो होती हैं। जो टिलेज में अगर मेनली अगर हम देखा जाए तो जो कन्वेंशनल टिलेज है वो एवपोरेशन प्रोसेस के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है इन कंपैरिजन टू जीरो टिलेज। जीरो टिलेज में क्या होगा, जो ओपन एरिया होगा वो कम होगा, लेकिन कन्वेंशनल टिलेज में क्या होगा, ज्यादा ओपन एरिया होगा। इसके अंदर पहले हम प्लोइंग करते हैं कन्वेंशनल टिलेज में तो उससे एवोपोरेशन रेट बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर जीरो टिलेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बिजाई भी साथ साथ होती है और प्लोइंग भी साथ साथ होती है। मींस इसमें जो नैरो फरोज हैं वो ओपन होती हैं और सारा का सारा एरिया कवर्ड रहता है, तो इससे एवोपोरेशन रेट कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल टिलेज मेथड। फिर हम बात करते हैं कि कौन सा जो इरिगेशन मेथड है और किस टाइम पे जो इरिगेशन हमें अप्लाई करनी चाहिए, उससे भी एवोपो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के ऊपर इफेक्ट आता है। अगर हम फ्लड इरिगेशन मींस खुला पानी देते हैं खेत के अंदर तो उससे ज्यादा एवोपो ट्रांसपिरेशन के चांसेस रहते हैं इन कंपैरिजन टू ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। लेकिन स्प्रिंकलर इरिगेशन का भी अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो अगर डे टाइम पे अगर जो नून का टाइम होता है उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है, अगर उस टाइम पे हम फुहारे चलाते हैं तो फुहारों से ज्यादा क्या होगा, वाटर का एवोपोरेशन होगा, तो उस टाइम पे एवोपोरेशन रेट ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं तो ड्रिप इरिगेशन से जो बूंद बूंद से पानी कहाँ पे जाता है, पौधे की रूट के अंदर, और जैसे ही पौधे की रूट के अंदर पानी जाएगा तो पौधा ही उस पानी को ले पाएगा और अदर प्रोसेस जैसे एवोपोरेशन है उससे पानी का लॉस नहीं होगा और प्लांट भी कम ट्रांसपिरेशन करता है क्योंकि प्लांट भी उसको क्या करता है, एफिशिएंटली यूज करता है क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा वाटर नहीं होता कि वो ट्रांसपिरेशन रेट को ज्यादा रखे। तो ऐसे क्या है कि ये डिफरेंट जो प्रैक्टिसेस हैं एयरपोर्ट ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं। तो गाइस आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम बात करेंगे जो कंसेप्ट है एयरपोर्ट ट्रांसपिरेशन की उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।